हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 9th क्लास का जो इतिहास है उसके पूरे एमसीक्यू को डिटेल से समझेंगे लोग। और आज की क्लास में पूरे 9th क्लास के विश्व इतिहास को पूरी तरह से एमसीक्यू के रूप में कंप्लीट उसको करेंगे लोग। शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूरोप के अतिवादी किसके विरोधी थे? तो जो अतिवादी थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 यानी 89 में हुई थी। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को जो बास्तिल का किला तोड़ के वहाँ से जो फ्रांसीसी जो लोग थे उन्होंने, फ्रांसीसी जो जनता थी उन्होंने एक तरह से गणतंत्र की मांग रख दी थी। अगला, कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था? तो रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने अक्टूबर 1917 में कब्जा कर लिया था, जिस अक्टूबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। लिब्रे क्या है? तो लिब्रे जो है ना, ये कि फ्रांस की मुद्रा है, प्राचीन मुद्रा थी फ्रांस की, जिसको 1794 के आसपास में इसको हटा दिया गया। वर्तमान समय में देखेंगे फ्रांस की अगर जो मुद्रा है उसको तो क्या कहते हैं? उसको यूरो कहते हैं। जैसे अपनी भारतीय मुद्रा को क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं ना। उसी तरह फ्रांस में प्राचीन समय में इसकी मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था। अगला, क्रांतिकारियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या अवधारणा थी? जो क्रांतिकारी थे उसमें राष्ट्रवादी के प्रति क्या इनकी अवधारणा थी? तो इनकी अवधारणा जो थी वे राष्ट्र की वे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे और वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे। ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। अगला है, जार किस देश का शासक था? जार का मतलब होता है रूस का सम्राट जो होता है ना, उसको जार कहा जाता है। तो जार किस देश के शासक है? तो रूस के। अगला है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? तो जो बड़ा मुद्दा नहीं था वो नहीं था, कौन सा मुद्दा? तो प्राथमिक शिक्षा देना, ये कोई उनके लिए बड़ी मुद्दा नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो जो फ्रांसीसी क्रांति था उस समय फ्रांस का जो शासन था उस समय लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। और उसकी पत्नी का नाम मेरी अंतोनेट था। और इन्हीं के शासनकाल में ही फ्रांस की क्रांति होती है। रूस में राजस्थायी शासन का अंत कब हुआ? तो रूस में राजस्थायी शासन का जो अंत हुआ वो अंत हुआ फरवरी 1917 में हुआ था, जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उस समय रूस की जो राजस्थायी शासन थी, यानी कि राजशाही जो शासन थी, राजा का जो शासन था, उसको समाप्त कर दिया गया। स्टेट से क्या अभिप्राय? देखिए, फ्रांस में पिछले चैप्टर में ही मैंने बताया था कि फ्रांस में 3 तरह के स्टेट बटे हुए थे, जो समाज को क्या बता रहा था? फ्रांस की समाज का वर्गीकरण कर रहा था, यानी फ्रांस के सामाजिक वर्ग का विभाजन कर रहा था, बंटवारा कर रहा था कि समाज में कितने वर्ग के लोग रह रहे हैं। अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? तो जो अक्टूबर 1917 से पहले रूस का जो शासक था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम है? जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय स्टेट में कौन से लोग शामिल थे? तो याद रखिएगा, प्रथम स्टेट में थे पादरी, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग, तीसरे स्टेट में व्यापारी और किसान थे, ठीक है, तीनों को याद रखिएगा। अगला है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया? तो क्या परिवर्तन आया? उनके विचारों में परिवर्तन यही आया कि सामाजिक व्यवस्था यानी समाज की व्यवस्था में धीरे धीरे भी परिवर्तन लाने लगे। अगला, तृतीय स्टेट के अंतर्गत कौन शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल जो नहीं था वो कुलीन वर्ग जो है दूसरे स्टेट के अंतर्गत आता है, ये तीसरे स्टेट में शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा सही आंसर। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था उसका नाम था लेनिन। याद रखिएगा, लेनिन जो था रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरी पादरी किस स्टेट के अंतर्गत आता है? तो पादरी जो है वो प्रथम स्टेट के अंतर्गत आता है, दूसरे स्टेट में कुलीन, तीसरे स्टेट में छोटे लोग आते हैं, यानी किसान, मजदूर और छोटे लोग। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? तो आर्थिक परिवर्तन जो सत्य नहीं है वो वायु मार्गों का विस्तार उस समय नहीं हुआ था उतना ज़्यादा, ठीक है। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो फ्रांस में अगर समाज में किसान जो थे वो 90% जो किसान थे, 90% जो लोग थे वो किसान ही थे, जिनके पास मात्र 60% ही ज़मीन थी। बल्कि 40% जो थी वो ज़मीन जो छेक के कौन रखा हुआ था? तो वो ज़मीन पादरी और कुलीन, जिनकी संख्या मात्र 10% था, वो छेक के रखे हुए थे।
अगला है रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी। तो रूस में जो अक्टूबर 1917 की जो क्रांति की तारीख तय की गई थी वो था 24 अक्टूबर 1917। अगला, इनमें से कौन किसे राज्य को दिए जाने वाला कर देने का छूट था। तो मतलब जो टैक्स देते थे इनमें किनको छूट मिला था। तो पादरी प्लस कुलीन दोनों को ही छूट था, यानी कि प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट दोनों को ही टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स देता कौन था, तो प्रथम स्टेट के लोग जो है टैक्स देते थे। रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समितियां का नेता किसे बनाया गया था। तो ट्राटस्की को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, याद रखिएगा, ट्राटस्की को रूस के सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था। तो प्रत्यक्ष जो कर था यानी डायरेक्ट जो टैक्स था वो कौन सा टैक्स था। तो याद रखिएगा, जो टाइल था, है ना, टाइल यानी जो टैले वाला, जो टैले जिसको बोल सकते हैं, वो राजा डायरेक्ट ही टैक्स लेता था। जबकि टाइड जो था वो धार्मिक कर था। क्या था, धार्मिक कर। और इसे जो है पादरी लेते थे। और किससे लेते थे, तो हमेशा टैक्स जो है वो तीसरे स्टेट ही देता था। लिब्रे क्या थी, लिब्रे तो मुद्रा थी। स्टेट तो सामाजिक विभाजन था, अभी जस्ट बताया। लेनिन ने अपनी पुस्तक अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से कौन सी शामिल नहीं था। और ये सेम टू सेम जो क्वेश्चन है आपके टीआरई में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि लेनिन अप्रैल थीसिस से क्या जानते हैं। तो उसमें क्या मांगे नहीं रखी गई थी, तो उद्योग के मजदूरों को हवाले किया जाए, उद्योग मजदूरों को हवाले किया जाए, ये मांग नहीं रखा गया था। युद्ध की समाप्ति की बात रखी गई थी, जमीन किसानों के हवाले की बात की गई थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात किया गया था, और यही ऑप्शन भी दिया गया था। और ये जो क्वेश्चन है पिछली बार भी मैंने यही क्वेश्चन पढ़ाया था और सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ा हुआ था, ठीक है। हालांकि उस समय आप लोगों को ऑनलाइन नहीं बताता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, इनमें से कौन चर्च द्वारा किए जाने वाला धार्मिक कर है। तो चर्च द्वारा जो किए जाने वाला जो कर है वो टाइड है। कौन सा टैक्स है, जो टाइड, यानी इसको तीथे भी बोला जाता है। याद रखिएगा, तीथे भी कई बार एग्जामों में दे देता है और इसको टाइड भी कहा जाता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो जो सोवियत संघ यानी रूस का जो विघटन हुआ था 1991 में विघटन हो गया था। बहुत बड़ा देश था, टूट के कई भागों में बटा, लेकिन फिर भी आज भी देश में सबसे बड़ा देश है, ठीक है, पूरी दुनिया में। अगला है, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किससे मानते हैं। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ जो है निजी संपत्ति को मानते थे। निजी संपत्ति क्या मानते थे, सभी बुराइयों का जड़ मानते थे। अगला, टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट की रचनाकार कौन थे। तो ये कौन रचनाकार थे, लॉक जो है, लॉक है ना, जॉन लॉक जो है, लॉक ने टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट की रचनाकार की, मतलब इसकी रचना किए हुए थे। और ये जब पढ़ा रहा था बुक में, उसमें सीधे आप लोग को इसको मार्क करने के लिए यानी अंडरलाइन करने के लिए भी बताया था। अगला आते हैं लोग, अगले क्वेश्चन देखते हैं लोग, कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया। तो अक्टूबर 1917 में रूस पर रूस की जो समाज थी उस पर जो समाज ने रूस की जो राजा थे उसको हटाकर कब्जा कर लिया। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक जो है कौन है। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक जो है मोंटेस्क्यू थे। कौन थे, मोंटेस्क्यू। अगला जो क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक जो है वो कौन है। तो रूस का जो शासक था ज़ार निकोलस द्वितीय जो था, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक रहा है। अगला, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट जनरल असेंबली का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था, याद रखिएगा, इसका गठन जो है 1789 में 89 में किया गया था तीसरे स्टेट के द्वारा। तीसरे एक्चुअली में हुआ क्या था, तीसरे स्टेट के लोगों ने जो बैठक बुलाई गई थी संसद में, उससे नाराज़ होकर उन्होंने टेनिस कोर्ट में जाकर खुद की एक नई अपनी असेंबली बना ली, जिसे नेशनल असेंबली नाम दिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था। सेंट पीटर्सबर्ग का जो नया नाम पड़ा उस नया नाम का नाम है पेट्रोगार्द। क्या नाम है, पेट्रोगार्द नाम था सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम। रूस 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया। तो किसे बनाया गया, याद रखिएगा, ट्राटस्की को सैनिक क्रांतिकारी का नेता बनाया गया था। अगला है, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य के मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना। तो कब संविधान बना, तो याद रखिएगा 1791 में फ्रांस का संविधान बना है। रॉबर्ट ओवन समाजवादी था। तो रॉबर्ट ओवन जो है वो क्या था भैया, तो एक अंग्रेज था जो कि अंग्रेज समाजवादी था। रूसी आबादी के बड़े हिस्से की
आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम लिखिए। तो रूसी आबादी के जो बड़े हिस्से के आजीविका का जो मुख्य स्रोत था वो खेती बाड़ी यानी कृषि कार्य करते थे। फ्रांस गणराज्य कब बना? तो फ्रांस जो है वो गणराज्य बना 1792 में जो है गणराज्य बना, 1792 में गणराज्य बना है। रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? तो किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? तो याद रखिएगा, ग्रीन्स और वाइट दोनों ने इसका विरोध किया था। ग्रीन्स और वाइट ने दोनों ने इसका विरोध किया था। फ्रांसीसी समाजवादी कौन था? तो जो फ्रांसीसी समाजवादी था वो था लुई ब्लांक। लुई ब्लांक जो है वो फ्रांसीसी समाजवादी था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट जो है 1804 में फ्रांस का सम्राट बना और 1815 में ये पूरी तरह से हार गया, जिसके बाद वियना सम्मेलन किया गया। किस समय रूस का रेल नेटवर्क फैलाया गया और उद्योग में विदेशी निवेश की भी तेजी से बढ़ा? तो 1890 में जो है रेल नेटवर्क जो फैलाया गया। कब बोल्शेविक ने रूसी साम्राज्य का पुनर्नियंत्रण स्थापित किया? तो रूसी साम्राज्य का जो पुनर्नियंत्रण है जनवरी 1920 में किया था। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो जो वाटरलू की लड़ाई जो हुई थी 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे वो सामंतवादी थे। क्या थे? सामंतवादी थे। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया था। कब किया गया? तो याद रखिएगा सन 1898 में किया गया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है वो रूसो ने लिखा था। किसने लिखा था? रूसो ने। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? तो रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1927 से 32 के बीच में लागू हुआ है। तीसरे स्टेट क्या है? नाम से प्रचार पुस्तिका पेम्पलेट किसने लिखा था? तीसरे स्टेट क्या है? इस नाम से जो एक प्रचार यानी पेम्पलेट लिखा गया था वो किसने लिखा था? तो याद रखिएगा आरबीसीए ने यह पेम्पलेट तैयार कराया। समाजवाद का मानना है, तो समाजवाद का क्या मानना था? समाजवाद का मानना था सारी संपत्ति समाज के यानी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय में रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया था? तो कब त्याग पत्र दिया था? 2 मार्च 1917 को। अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस तक पहुंच गया था? तो पादरी ज्ञापान के सहयोग से या उनके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो है विंटर पैलेस तक पहुंच गया था। इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन क्या है? तो जो सही कथन है 25 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है। 1914 के पहले रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? रूस में राजनीतिक दलों का जो दर्जा था वो है गैर कानूनी था। अगला है सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? जो नया नाम पड़ा वो था पेट्रोग्राद। क्या है? पेट्रोग्राद। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध जो है इंटरनेशनल का संबंध क्या था? तो दूसरे इंटरनेशनल का संबंध जो है समाजवाद से था। जोकोबिन क्लब क्या था? तो जोकोबिन क्लब जो था वो छोटे दुकानदार और कारीगर लोग मिलकर एक क्लब बनाए थे जिसको जैकोबिन क्लब कहा गया। अगला है रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो रूसी जो बोल्शेविक पार्टी का जो नेता है वो कौन सा हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। ठीक है। लुई 16वां के पतन के बाद छोटे दुकानदार और कारीगरों के नेता कौन था? तो उनका नेता जो था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन हुआ था? तो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म था, तो रूसी साम्राज्य का जो प्रमुख धर्म था रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च था। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो आतंक का राज जो था वो रॉबस्पियर ने स्थापित किया था।
रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। गिलोटिन क्या है? एक मशीन था, कैदियों को कैदियों को कैद करके रखने वाला जेल था। नहीं, ये नहीं होगा, ये सिर काटने लगता है, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिर धड़ से अलग करने वाला मशीन था। ठीक है, यही था गिलोटिन, इसी मशीन के तहत तो काट दिया गया ये रॉबस्पियर को। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो रूस का प्रधानमंत्री था केरेंस्की था, रूस के प्रधानमंत्री। क्रांति के पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय जो था वो था क्या? अधिकांश जनता का व्यवसाय कृषि था। 1917 में जार-शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? याद रखिए, अक्टूबर की घटना कहते हैं। क्रांति के पूर्व रूस के सूती वस्त्र उद्योग में हड़ताल हुआ, कब हुआ था? 1897 से 97 तक। ठीक है, रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? तो 1905 की जो क्रांति हुई थी उसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। जार किस देश का शासक है? तो जार जो है रूस का शासक है। 1914 में रूस के किस दिल की निम्नलिखित में से 1914 के रूस में निम्नलिखित दल अवैध था, यानी वैध नहीं था, है ना? तो वो कौन सा था? तो रूसी समाजवादी वर्कर्स पार्टी भी अवैध था। ये सभी के सभी अवैध थे। लेनिन कौन था? तो लेनिन जो एक बोल्शेविक पार्टी का नेता था। रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? तो रूस में राजशाही का जो अंत है वो फरवरी में हो चुका था, फरवरी 1917 में। कुलक से क्या समझते हैं? तो कुलक जो है ये किसानों की अच्छी हालात को बनाने वाला ऐप है कुलक। कुलक से क्या समझते हैं? तो कुलक जो किसानों की किसान की अपनी अच्छी हालत जो है, किसानों की जो अच्छी हालत होती है उसे कुलक कहते हैं, और ऐप नहीं, मतलब किसानों की एक अच्छी हालात के बारे में जानना कुलक कहलाता है। रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते हैं? तो रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म जो धर्म सुधारक थे उन्हें जांदीदिस्ट कहा जाता था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो वो किया था रूसो ने। पेट्रोग्राद संयुक्त गठन किसने किया था? तो पेट्रोग्राद संयुक्त गठन जो है सिपाही और हड़ताली मजदूरों ने किया था। निम्नलिखित भिक्षु रूस की जरीना का सलाहकार था, उससे राजतंत्र को बदनाम किया है। वो हो जाएगा रासपुतीन। रूस में कोलखेज क्या था? तो रूस में कोलखेज जो था सामूहिक खेती था। रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के समय कौन सी तारीख तय की गई थी? तो वो तारीख तय की गई थी जो 23 अक्टूबर को तय किया गया था। अगला है, पूंजीपति के लिए मजदूर की मुनाफा कमाता है, यह विचार दिया था। यह किसने विचार दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था कि पूंजीपतियों के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है। 1929 ईस्वी में अंग्रेज किसने रूस में सामूहिक कार्यक्रम शुरू किया? तो किसने किया था? स्टालिन ने किया था। अगला है, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? तो रॉबस्पियर को गिलोटिन पर जो चढ़ाया गया था 1794 में। रूस में अंतरिम सरकार के कौन से समूह प्रभावशाली नहीं थे? तो वो नहीं था, किसान जो है वो नहीं था शामिल। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हुआ था? तो फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार जो 1946 में हुआ था। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था स्टालिन ने, लेनिन के बाद लिए। कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानूनी कब पारित किया है? आंसर हो जाएगा 1794 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1794। आगे आएंगे लो, अगले चैप्टर में देखेंगे लो। यहाँ पर आएंगे, पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम जो है गिराए थे? तो जापान के जो है वो हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया था। ठीक है,
एक्चुअली मई में ना गिरा के वो 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराया था। याद रखिएगा, मई नहीं, 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी। पहले हिरोशिमा पर, उसके बाद नागासाकी पर। बहुत कोई कन्फ्यूजन होता है कि पहले हिरोशिमा भी गिरा था कि पहले नागासाकी भी गिरा था। तो इंग्लिश में जो है एच जो है पहले आता है, एन जो है बाद में आता है। तो एच से हिरोशिमा याद रखिएगा, एच पहले यानी पहले गिराया गया था। और 6 और 9 याद रखिएगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त। तो 6 पहले है, 9 बाद में, ये तो समझ आ ही रहा है। हिरोशिमा नागासाकी में याद रखिएगा एच पहले आता है और एन जो है बाद में आता है। यानी हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों की खेमे में शामिल नहीं था? तो मित्र शक्तियों में जो शामिल नहीं था वो था जर्मनी, जो है शामिल नहीं था। इंग्लैंड, फ्रांस, और फ्रांस ही दे दिया ना, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों जो है मित्र शक्ति में थे लोग। अगला, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 14 जुलाई 1789 को। 9 नवंबर 1918 ईस्वी ने पहले जर्मनी का सम्राट कौन था? यानी 1918 से पहले जर्मनी का जो सम्राट जो है कौन था? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक एबर्ट जो था वो सम्राट था। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? तो क्यों की गई थी? याद रखिएगा नात्सी युद्धबंदियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। अगला है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था? जो जर्मनी की मुद्रा थी उसे मार्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मार्क। याद रखिएगा, उसे मार्क कहा जाता था। अगला है, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जर्मनी के वाइमर गणतंत्र का प्रथम जो राष्ट्रपति था वो था अल्बर्ट था। क्या था? एबर्ट यानी अल्बर्ट था। निम्न में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव नहीं था, कौन सा नहीं था? यूरोपीय समाजवाद के राजनीतिक व्यवस्था में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान, आक्रमण, युद्ध प्रचार और राष्ट्र सम्मान की भावना, ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, तो प्रभाव जो इन सभी का प्रभाव नहीं था। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? इसे खंदक कहा जाता था। क्या? खंदक कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में कौन से मित्र राष्ट्र थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में अगर मित्र राष्ट्र को देखा जाएगा तो वो था रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। जस्ट ऊपर ही आप लोगों को बताया। नवंबर के अपराधी कौन थे? तो नवंबर के अपराधी जो है वो हिटलर के समर्थक जो थे वो हिटलर के समर्थक नहीं हो गए, वाइमर गणराज्य के समर्थक हो गए। वाइमर गणराज्य के समर्थक जो थे वो नवंबर के अपराधी थे। हिटलर समर्थक तो नाज़ी कहलाते थे। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? तो नाजी यूथ लीग की स्थापना जो है 1922 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के जिस समृद्ध प्रदेश पर अधिकार कर लिया था वो कौन सा था? तो राइनलैंड था। वो राइनलैंड कौन सा था? राइनलैंड था। जिस घटना से राजनीतिक रैडिकलवादी विचारवादों को बल मिला था वो कौन सी घटना थी? तो 1923 की आर्थिक संकट वाली घटना थी। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है वो क्या कहलाती है? तो कीमत बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो अति मुद्रास्फीति कहते हैं, जब कीमत बढ़ जाती है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई थी? तो वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना जो है वर्साई की अपमानजनक, यानी वर्षे नहीं, इसका वर्साई लिखिएगा, इसको वर्साई की जो अपमानजनक संधि की पर हस्ताक्षर करने के कारण जो है ये वाइमर गणराज्य सबसे अधिक आलोचना हुई थी। जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या आता है? यानी स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग जो था जर्मन की सोवियत संघ के ढंग की सरकार बनना, जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनना। रूस की समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं लोग घेटो। घेटो मतलब होता है एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना। प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी कितना हर्जाना डाला? तो जर्मनी से 6 अरब डॉलर की मांग रखी गई थी। फ्री कोर क्या था? तो फ्री जो कोर था वो पुराने सैनिकों का एक संगठन था जिसे फ्री कोर कहा गया। नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो नार्डिक जर्मन आर्य जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अगला जो क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वाला स्ट्रीट एक्सचेंज स्थित जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए
डॉब्स योजना किसने लाई थी? तो डॉब्स योजना जो लाया था वो अमेरिका ने लाया था। धुरी शक्तियों के किन देशों को कहा गया था? धुरी राष्ट्र के अंतर्गत में जो थे जर्मनी, जापान और इटली था धुरी राष्ट्र में। 1929 के आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी के बेरोजगारों की संख्या कितनी जा चुकी थी? तो कितनी जा चुकी थी? याद रखिएगा 60 लाख जो है बेरोजगार थे। किस घटना से राजनीति के रेडिकलवादी विचारों को बल मिला था? तो कौन सी घटना थी? तो 1929 के आर्थिक संकट वाली घटना थी। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे? तो ये तो अभी जस्ट देखा। वाइमर संविधान की त्रुटि थी जो स्थायी शासन के बाधक थे। स्थायी शासन के जो बाधक थे वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। वाइमर संविधान के दोष का नाम लिखिए जिसने उसे क्षण भंगुर बना दिया था। क्षण भंगुर बना दिया था समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हिटलर कौन था? तो हिटलर जो था वो जर्मनी का एक तानाशाह था। हिटलर के सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना कब बनाए और वो जिसमें वो असफल रहा? तो वो 1923 में ही उसने सत्ता हथियाने की कोशिश किया लेकिन पकड़ा गया और वहीं पर उसको जेल में डाल दिया गया। 1924 ईस्वी में ही उसने मीन कैंप नामक एक पुस्तक लिखा था जिसे जो है मेरी कहानी मतलब हिटलर की कहानी जो है उसमें कही गई है। वाइमर संविधान में सामुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या खामी थी? क्या खामी थी? एकल पार्टी बहुमत से नहीं आ सकती है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला है। जर्मनी में नासीवाद के एक जनव्यापी आंदोलन कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था महामंदी के दौरान। अतिस्फीति मुद्रास्फीति क्या है? तो ये अति मुद्रास्फीति क्या? मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 45 तक हुआ है। जर्मन संसद क्या कहलाती थी? तो जर्मन संसद जो है वो राइक्सटैग कहलाती थी। राइक्सटैग कहलाती थी, याद रखिए। नासी जर्मनी में कौन सा नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती है? तो कौन सा फसल जो बेहतर आंकी जाती है? तो नासी जर्मनी के कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती है? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा नॉर्डिक आर्य। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो था गोबल्स। ठीक है, गोबल्स जो था हिटलर द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें नासीवाद के सिद्धांत दिए गए हैं कौन सी है? तो इसमें से कौन सी हो जाएगा? तो मेरा संघर्ष मीन कैंप जो 1994 में प्रकाशित हुआ। हिटलर द्वारा इसे जेल में ही लिखा गया था। मध्यकाल में यहूदियों के निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा, किधर गया, कौन सा कथन जो है सत्य हो जाएगा? तो इनमें से उपयुक्त में से सभी जो है कथन जो है सत्य है। इटली में किसके क्रांति लाने की योजना बनाई? तो जोसेफ मेजनी ने क्रांति लाने की योजना बनाई। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? जर्मनी का चांसलर जो है 3 जनवरी 1933 को बना। हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए खेल कूद की सिफारिश क्यों की थी? यह युवाओं की हिंसा और आक्रामकता की भावना को पैदा करते थे। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? तो ये कब किया था? मई 1945 में किया था। अगला देखेंगे विशेषाधिकार अधिनियम जिसमें द्वारा हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया वो कौन सा कब वो पारित हुआ था? तो 30 मार्च 1933 को। युंग फोक क्या था? तो युंग फोक जो है एक नासी युवा संगठन था। हिटलर की गुप्तचर पुलिस को क्या कहते थे? तो गुप्तचर पुलिस को गेस्टापो कहते थे, गेस्टापो या गेस्टापो। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश पर आक्रमण करके किया गया था? तो पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद से फ्रांस और इंग्लैंड पर लगातार बम गिराया गया। हिटलर को चांसलर बनने का न्योता किसने दिया था? तो किसने दिया था? याद रखिएगा, किसने दिया था? तो हिंडरबर्ग ने दिया था, जो कि उस समय का राष्ट्रपति था। हिटलर का तूफानी दास्तों में शामिल था। तो हिटलर ने क्या किया?
इनमें से सभी हो जाएगा जो जो तूफानी दस्ते में शामिल थे। राज्य की गुप्तचर पुलिस थे। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया तो उसे क्या कहते हैं, तो वो था नासीवाद या नाजीवाद। अग्नि अध्यादेश कब जारी किया गया था, तो अग्नि अध्यादेश जो है 1733 में जारी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। जर्मनी में किस अधिनियम को तानाशाही स्थापित कर दी थी, ऑप्शन नंबर ए विशेषाधिकार अधिनियम हो जाएगा। इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था, गैस चैम्बरों में मृत्यु की जाती थी। यह यहूदियों सबको मारा जाता था। उसी तरह यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नासियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी, द एटर्नल न्यू ज्यू जो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द एटर्नल ज्यू हो जाएगा। किस संविधान द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी, तो ये वर्साय का जो संधि हुआ था उसके तहत। अगले चैप्टर में आएंगे लोग, आते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है, इसमें देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, तो फ्रांस में वनों का पहला इम्परेटर जनरल कौन था, तो कौन था, तो जर्मनी का डिट्रिख बेड्रिज जो था वो फ्रांस का भारत में वनों का पहला इम्परेटर जनरल था। ठीक है, जो जर्मनी का डिट्रिख बेड्रिज था। अगला, इन बीजों का नाम बताइए जिसमें निकाला तेल चॉकलेट बनाने में काम आता है, तो वो कौन सी बीज है, तो याद रखिएगा वो साल के जो बीज होते हैं, साल के बीज, उससे जो तेल निकाला जाता है उसे चॉकलेट वगैरह बनाया जाता है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है 1864 में की गई थी। अगला, भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1864 में की गई थी। भारतीय वन अधिनियम कब बना था, तो भारतीय वन अधिनियम जो है ये 1865 में बना हुआ था। 1865 में वन अधिनियम बना, और भारतीय वन सेवा जो 1864 में शुरू की गई थी। वन उन्मूलन क्या है, तो वन उन्मूलन वनों को लुप्त होना वन उन्मूलन कहलाता है। वनों का क्या होना, समाप्त होना, लुप्त होना वन उन्मूलन कहलाता है। भारतीय जन्य कानून जो है, जन्य कानून कब पारित किया, कच नहीं कब पारित किया गया, कब पारित किया हुआ, तो जो पारित हुआ था याद रखिए, भारतीय वन कानून जो है 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1865 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, याद रखिएगा देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित कहाँ, तो देहरादून में। और वही क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया कि इसकी स्थापना जो 1906 में हुई थी। रोपण से आप क्या समझते हैं, रोपण जो होता है ना, यानी कि रोपण का मतलब होता है कि एक खास प्रकार की फसल, रोपण नहीं रोगन होना चाहिए, रोगन एक प्रकार क्या है, फसल है, और रोपण तो रोपण एक खास प्रकार की फसल है, रोगन होना चाहिए, रोगन फसल है। चूँकि रोगन के बारे में पढ़ाया था आप सभी को। 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए कितनी स्लीपरों की आवश्यकता होती है, तो 1760 से लेकर 2000 स्लीपर की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा 1 मील अगर रेल लाइन बिछाना है तो कितना हो जाएगा, 1760 से लेकर 2000 स्लीपर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आएंगे, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर हुई, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया। देहरादून में हुई, 1906 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं लोग, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था, तो भारत का प्रथम वन महानिदेशक जो है वो डायट्रिच बेड्रिस जो था, जर्मनी का। कौन था, तो याद रखिएगा डायट्रिच बेड्रिस। आरक्षित वन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ग्रामीणों में इन वनों में घुसने की क्या थी, मना थी, अनुमति नहीं थी। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुआ था, और देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियाँ कहाँ से ले जाते थे, तो कहाँ से ले जाते थे, याद रखिएगा सुरक्षित वनों से, और ग्रामीण क्षेत्र जो है ग्रामीण वनों से, इन्हीं सभी वनों से जो लेकर जाते थे, क्योंकि आरक्षित वनों में जाने पर रोक लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बस्तर कहाँ है, तो बस्तर जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जिला है बस्तर जिला। अगला जो देखेंगे क्वेश्चन, देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में जिस वन प्रणाली का अध्ययन कराया जाता है वो कौन सी है, तो वो वैज्ञानिक वानिकी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वैज्ञानिक वानिकी की अध्ययन कराया जाता है। जंगलों में खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग
कहाँ से तेल कहाँ से प्राप्त करते थे? तेल जो प्राप्त करते हैं महुआ के जो फल होता है उससे तेल प्राप्त करते हैं। 1865 वन अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? तो इसका संशोधन जो है 1878 में किया गया, फिर 1927 में भी किया गया था। सन 1600 में भारत की भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर अधीन था? तो भारत का जो भूमि का लगभग 6वां भाग जो है कृषि पर अधीन था। सबसे अच्छे वन सबसे अच्छे वन क्या कहलाते हैं? तो सबसे अच्छे वन जो है वो आपका आरक्षित वन कहलाता है। सबसे अच्छे वन मतलब उस पर किसी भी तरह का जो बाहरी हस्तक्षेप का मना रहता है। भारत में कौन अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था? और ये काफ़ी जो फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। जॉर्ज यूल जो था वो अपने समय में बाघों का शिकार बहुत ज़्यादा करता था। कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा है? तो कांटेदार छाल वाला जो वृक्ष है वो हो जाएगा सेमूर जो है, ये कांटेदार छाल वाला वृक्ष हो जाएगा। स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो स्लीपर रेल की जो पटरियाँ होती है उसके जगह पर लगाया जाता है, उसके नीचे में लगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि का जो नाम होता है वो झूम कृषि होता है। और स्थानांतरित कृषि कई जगहों पर इसका अलग अलग नाम है, जो जस्ट मैंने मॉर्निंग वाले क्लास में बताया भी था। निम्न में से किसे वन कानून के अंतर्गत नहीं लिया गया है? तो वन कानून के अंतर्गत जो है इनमें से नहीं लिया गया है। तो याद रखिएगा, इनमें गाँवों के पशुपालन पर रोक लगा दी गई है। ये जो है ये मतलब ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसमें नहीं ही ढूंढ रहा है। ठीक है। स्थानांतरित कृषि में किसी खेती पर कितने समय के लिए कृषि होती है? तो स्थानांतरित कृषि पर जो खेती होता है वो 2 वर्षों तक खेती होती है। कितने समय तक? 2 वर्ष तक। उसके बाद चेंज किया जाता है। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वन विनाश कहा जाता है वनों को लुप्त होने की प्रक्रिया। अगला है भारत के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले वन समुदाय का नायक नहीं था। तो कौन नहीं था? तो राजा एस राजू जो था वो नायक नहीं था। चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय जो है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, चाय के बागानों पर काम कर रहे जो लोग हैं उसको क्या कहते हैं? चाय के बागान पर काम करने वाला जो समुदाय था वो संथाल समुदाय था। ठीक है। अगला, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? तो झूम खेती या उसी को घुमंतू कृषि, उसी को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विद्रोह करने वाले वन समुदाय के नेता जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा, सिंधु कानू जो थे वही नेता थे संथाल परगना के। निम्नलिखित में से किसे अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था? तो वो कौन सा हो जाएगा? संथाल को अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था। बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र में वन समुदाय के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो कौन सा था? तो याद रखिएगा वो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है, सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? एक ही पेड़ तरह का पेड़ लगाकर सीधी पंक्ति में उस क्षेत्र को बगान कहा जाता है, यानी बागवानी जो होता है उसे कहा जाएगा। बस्तर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था? तो विद्रोह का नेता जो था वो बस्तर में देखेंगे तो गुंडा ध्रुव थे जो बस्तर में थे। अगला, जंगल में स्थित गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी ये कि आरक्षित जंगल में स्थित थे। इन गांवों के लोगों को निश्चित शर्तों का पालन करना पड़ता था। लोगों को वन विभाग के मुफ्त में काम करना पड़ता था, मतलब कि वन विभाग वाले उनसे काम भी कराते थे बिना पैसा दिए हुए। जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था? तो वो था कलांग जो है वो जंगल काटने में कुशल था। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? तो वही जॉर्ज यूल जो था वो 400 बाघों को मारा था। तेंदू के पत्तों का प्रयोग किस काम में लिया जाता है? तेंदू के पत्ते का प्रयोग जो है बीड़ी बनाने में किया जाता है, आज भी इसका उपयोग किया जाता है। चर्म शोधक कैनिन का उपयोग जो है, यानी चर्म शोधक टेनिन का उपयोग का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग जो है खाल से चमड़ा बनाने में किया जाता है। चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल किससे प्राप्त होता है? तो साल के बीजों से ये प्राप्त होता है। ठीक है। अगला लिखा है, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइन क्यों अनिवार्य थी? तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइन इसलिए अनिवार्य थी क्योंकि ये औपनिवेशिक आवागमन और व्यापार में सहायक थी और शाही सेना के आवागमन में सहायक थी। सिंपल बात है कि अधिक से अधिक धन लूटने में फ़ायदा था। इनमें से वाणिज्यिक अथवा नगदी फसल कौन सी है? तो जो नगदी फसल है जिसको डायरेक्ट बेचकर हम पैसा प्राप्त करें, इसमें से जूट, कपास, इनमें से सभी हो जाएगा।
भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो वन सेवा की स्थापना 1864 में हुआ था और वन अधिनियम बना था 1865 में। अगला है, कृषि भूमि के विस्तार का क्या बुरा परिणाम है? तो कृषि भूमि विस्तार का वनों का विनाश जो है इसका बुरा प्रभाव। अगला 1878 के अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था? तो प्रतिबंधित जो है इसमें से प्रतिबंध 1878 के अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल नहीं किया गया था? तो आरक्षित किया गया था, सुरक्षित और ग्रामीण वन बांटा गया था, लेकिन प्रतिबंधित ऐसा कुछ वन कैटेगरी में नहीं बांटा गया था। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की रॉयल नेवी के लिए जलयान निर्माण की समस्या उत्पन्न होने का कारण जो था वो कौन सा कारण था? तो अनेक वनों की जो कमी होना ये मूल कारण बना था। प्रथम भारतीय वन अधिनियम जो है 1865 में लागू किया गया। अधिनियम 1865 में, वन सेवा जो है 1864 में। 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर किसके बनाए जाते थे? तो रेलवे के स्लीपर उस समय से लकड़ी के स्लीपर बनाए जाते थे, याद रखिएगा, ठीक है। झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो झूम खेती है उसको हम लोग अन्य नाम घुमंतु कृषि के नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे, चाय और कॉफ़ी के बागान कैसे लगाया गया था? चाय और कॉफ़ी का जो बागान है वनों को साफ करके लगाया गया था। विदेशों में निम्न में से कौन सा नाम झूम कृषि के नाम इस्तेमाल नहीं होता है? तो जो थारू जो है ये नाम इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि लदांग, ये लादिंग नहीं लदांग होगा, ठीक है, मलेशिया वगैरह में, इंडोनेशिया में होता है। मिल्पा जो मैक्सिको में होता है, ठीक है, और चेना नहीं येना होगा, ठीक है, और ये थारू जो है ये नाम अलग है, ठीक है ना। तो झूम खेती का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार का कारण जो है कारण क्यों रेलवे का विस्तार करना क्यों जरूरी था? तो वो अपने उपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार चाहते थे, लूटना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगला चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे लोग। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जो जन्म है वो हुआ था ऑस्ट्रिया के एक ब्रोना नामक शहर में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक चिन्ह था, जो ऐसे होता स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह। अगला है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो वाइमर गणतंत्र की जो स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1919 को हुआ था, ठीक है। अगला जो है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिडेनबर्ग जो था वहाँ का राष्ट्रपति, उसने चांसलर इसको बनाया था, 1933 में बनाया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ये हिटलर ने दिया था। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की थी? तो किस प्रकार का राज्य की स्थापना की थी? अधिकारवादी जो है ये, मतलब सभी अपना पावर रखा हुआ था, सब कुछ का पावर अपने हाथ में कंट्रोल में रखा था। नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी थे? नाजीवादी जो है ये समाजवाद विरोधी थे। नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो ये जर्मनी से थे। आयरन क्रॉस क्या था? तो आयरन क्रॉस जो है एक तरह से जर्मनी में वीरता का पुरस्कार था, जो कि हिटलर को प्रथम विश्व युद्ध के लिए दिया गया था। अगला जो है, जर्मनी में नाजीवाद किसका समर्थक था? तो ये राज्य में स्वरोजता के सिद्धांत का समर्थन करते थे। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था, तो नाजीवाद का जो सर्वप्रथम उदय जो है जर्मनी में ही हुआ था, नाजीवाद का उदय। अगला है, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो नाजी पार्टी का जो झंडा था वो लाल रंग का था, याद रखिएगा। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? तो चेकोस्लोवाकिया पर उसने 1939 में ही उसने अधिकार कर लिया था, ठीक है। हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया? जालमर शास्त्र को नियुक्त किया गया था। जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? जनरल फ्रांको जो है वो स्पेन का शासक था। कहाँ का शासक था? स्पेन का शासक था। कमिंटन विरोधी समझौता में कौन कौन देश जो है सम्मिलित थे? तो कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका, जर्मनी, जापान और इटली जो है सम्मिलित था। मीन कैंप किसकी रचना था? मीन कैंप होता मेरी जीवनी, ये हिटलर ने जेल के समय 1924 में जब जेल में था तब उसने लिखा हुआ था। अगला, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक जो क्षेत्र था वो रूर था, और इसी रूर को प्रथम विश्व युद्ध में 15 वर्षों के लिए ले लिया था कौन? फ्रांस जो है अपने कब्जे में ले लिया था।
जर्मनी की मुद्रा क्या थी? जर्मनी की जो मुद्रा थी वो मार्क है, ठीक है। क्या नाम था? मार्क नाम था। अगला, चतुष्वर्षीय योजना कब लागू हुआ था? चतुष्वर्षीय योजना जो है 1937 में लागू हुआ था। अगला, अबिसीनिया का युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो जर्मनी और इटली जो है ये एक दूसरे के सपोर्ट में आ गए थे। जर्मनी ने नवंबर क्रिमिनल किसे कहा गया था? जनवरी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया था? नवंबर क्रिमिनल्स जो है किन्हें कहा जाता था? तो गणतंत्र के समर्थकों को कहा जाता था। जर्मन संसद का नाम क्या था? जर्मन संसद का नाम था रीचस्टैग। नाम था क्या था? रीचस्टैग था, ठीक है ना। अगला देखेंगे, ऑनर क्रॉस से किस महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा, अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को जो है ऑनर क्रॉस से सम्मानित किया गया था। अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर जब आक्रमण किया था वो डेट था 1 सितंबर को। उसके बाद लगातार ही उसने 2 सितंबर और 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस पर भी उसने आक्रमण कर दिया था 1939 में। कितने वर्ष के आयु के बच्चों को जंग वोल्क नामक संस्था ने भर्ती किया था? तो वो था 10 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया था? तो ये कायम किया गया था 1926 में कायम किया गया था। गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो जो है ये गुप्तचर पुलिस का दल था। अगला, हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने थे। तो कौन बने थे? यहूदियों को हिटलर ने बहुत बेरहमी से मारा हुआ था, ठीक है। अगला है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का जो प्रचार मंत्री था उसका नाम था गोबेल्स नाम था। हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? तो 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्य जो है छोड़ दिया था। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो उसने जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध का आगाज जो है शुरू हो गया, मतलब आगाज हो गया। अगला चैप्टर में आएंगे लोग, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1865 में पारित हुआ था। तिलका मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? तिलका मांझी का जो जन्म है 1750 में हुआ था तिलका मांझी का जन्म। कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो कौन सा नाम जो आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो याद रखिएगा, दीकू जो है गैर आदिवासी को कहा जाता था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो जो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो था, याद रखिएगा, सिंधु यानी कान्हू संथाल विद्रोह का नेता। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है वो अफ्रीका में है, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी और उसी समय 15 नवंबर 2000 को झारखंड की भी स्थापना की गई। पहला संथाली किसने जो अंग्रेज पर हथियार उठाया था? तो पहला संथाली जो था वो तिलका मांझी था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ में हथियार उठाया। धरती आबा किसे कहा जाता था? धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है धरती आबा। कौन सा नृत्य आदिवासियों के संबंध में नहीं रखता है? तो कौन सा नृत्य जो है आदिवासी संबंध नहीं रखता है? कथक जो है ये आदिवासी संबंधित नहीं है, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का अगर जन्म देखेंगे तो इनका जन्म जो 1874 को 15 नवंबर 1874 को हुआ था। यही वजह था कि 15 नवंबर को झारखंड जो हम लोग से अलग हुआ। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार विद्रोह जो है वो 1789 में किया गया था, तमार विद्रोह। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? तो चेरो जो है पलामू की रहने वाली थी, ठीक है, झारखंड के पलामू की रहने वाली थी। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो कोल जो विद्रोह हुआ था इसकी भी इसी विद्रोह के समय में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह है 1832 ईस्वी में किया गया था भूमिज विद्रोह। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व जो है ये मुंडा यानी आदिवासी लोग, मुंडा आदिवासी मनाते हैं सरहुल पर्व। दामन एक कोह जो है किस जनजाति का इलाका था? तो दामन एक कोह जो है ये किस जनजाति का इलाका था? याद रखिएगा, संथाल जनजाति का इलाका था और ये भागलपुर के आसपास वाले क्षेत्रों को दामन एक कोह कहा जाता था, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक का। अगला देखिए, कंद विद्रोह किस राज्य में है? तो कंद विद्रोह जो है ये उड़ीसा वाले क्षेत्रों में ये वहाँ पर विद्रोह चल रहा था। चक्र बिसोई का किस विद्रोह से योगदान था? चक्र बिसोई का कंद विद्रोह के साथ जो है इनका नाता है।
चक्रविषय जो है किस विद्रोह से है, तो ये कंद विद्रोह से संबंधित। बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 ईस्वी में हुई थी, है ना। 3 फरवरी 1919 ईस्वी को इनकी मृत्यु जो हो गई थी, हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। रांची जेल में इनको पकड़ के डाल दिया गया था, उसी जेल में इनकी हैजा से मृत्यु हो गई थी। चुवार विद्रोह कब शुरू हुआ था? चुवार विद्रोह जो है 1771 में चुवार विद्रोह शुरू किया गया था। तिलका मांझी को कब फांसी पर लटका दिया गया? तिलका मांझी को बरगद के पेड़ से 1784 में इनको फांसी पर लटका दिया गया था, है ना, जो कि आज में वो तिलकपुर जगह के नाम से जाना जाता है। जनजाति या दीकू किसे कहते थे? तो गैर आदिवासी यानी बाहरी लोगों को कहते थे। अगला है मारिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? जो मारिया प्रथा था वो कंद जाति में प्रचलित था। मारिया प्रथा क्या था? तो याद रखिएगा, बलि प्रथा मारिया प्रथा था, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन थी? तो सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है। उसके बाद 2 नंबर पर सेकंड में आता है गोंड और 3rd नंबर पर आता है संथाल आता है, ठीक है। सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो सिंधु, कान्हू, चांद भैरव थे, 4 भाई थे। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरी पर हमला कब किया था? तो याद रखिए 25 दिसंबर 1899 किया था। और ये जो क्वेश्चन है BTR में आपको पूछा जा चुका हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? तो ये धारा 342 के अंतर्गत दिया गया था, धारा नंबर 342 के अंतर्गत। अगला है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? 15 नवंबर 2000 को, अभी जस्ट मैंने बताया, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर रखा गया था। डायट्रिच बेडिस कौन था? तो डायट्रिच बेडिस जो था ये एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट इंडिया था, यानी कि जर्मन का था और फॉरेस्ट विभाग का ऑफिसर था, ठीक है। अगला, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में किया गया था इसकी स्थापना। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो किसकी भूमिका प्रमुख थी? याद रखिएगा, गुंडाधुर की भूमिका जो प्रसिद्ध है। कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने किया था? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा, तिलका मांझी ने इसकी हत्या तीर से कर दिया था, ठीक है, तीर कमान से घायल करके मार दिया था। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। सिंधु और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु और कान्हू। अगला है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831-32 के आसपास में कोल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर आते 7 नंबर चैप्टर। अगला देखेंगे, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जो है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा जेनेवा में है। कहाँ पे हो जाएगा? राष्ट्रसंघ का सचिवालय का प्रधान कार्यालय जेनेवा में। इनमें से कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? तो राष्ट्रसंघ का सदस्य जो है, राष्ट्रसंघ की स्थापना एक्चुअली में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किया था, लेकिन सदस्यता ग्रहण जो है नहीं किया था। राष्ट्रसंघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति की दिमाग की उपज थी? तो वुडरो जो विल्सन था वो इसकी दिमाग की उपज थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यही समझौता कराया था वुडरो विल्सन, ठीक है, याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है, 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो यही जो है अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, अमेरिका का जो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, उसने किया था। पेरिस शांति समझौते के में सेवर्स की अंतिम संधि जो है किसके साथ की गई थी? तो किसके साथ की गई थी? याद रखिएगा, तुर्की के साथ किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति में कितने वर्ष बाद दूसरे विश्व युद्ध शुरू हो गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के 21 वर्ष बाद दूसरे विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1932 में जेनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग लिया था? किस देश ने भाग लिया था? तो जर्मनी ने भाग लिया हुआ था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये 10 जनवरी 1920 को हुई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी 24 अक्टूबर को। वुडरो विल्सन कौन है? तो ये अमेरिका का राष्ट्रपति थे प्रथम विश्व युद्ध के समय में। राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? तो राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में था, जो कि वर्तमान में हॉलैंड यानी नीदरलैंड में है। अगला, जो कोर्फ के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? तो कोर्फ के ऊपर जो है किस देश ने आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, इसने इटली ने आक्रमण किया था। राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग क्या था? राष्ट्रसंघ का जो प्रमुख अंग था जनरल असेंबली था। अगला है, कौन सी संधि जर्मन राष्ट्रसंघ सदस्य बना था? कौन सी संधि के बाद, यानी जर्मनी को जबरदस्ती लोकार्नो की संधि के द्वारा उसको राष्ट्रसंघ में सम्मिलित किया गया था। निम्नलिखित में से राष्ट्रसंघ की
काउंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं था? तो कौन स्थायी सदस्य नहीं था? तो अमेरिका जो है वो शुरुआत में स्थायी सदस्य नहीं बना हुआ था। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? तो वीटो का जो अधिकार है सिर्फ स्थायी देशों को ही प्राप्त था, वीटो पावर प्राप्त था। ठीक है, और ये स्थायी सदस्य जो है 5 थे। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक होता है रेस फ्री। क्या होता है? रेस फ्री। क्या होता है? रेस फ्री, यानी रूस, अमेरिका, चाइना, उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस होता है। अगला जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद को स्थायी सदस्यता किसने प्राप्त किया था? किसने प्राप्त किया? तो याद रखिएगा जापान को प्राप्त किया था। ठीक है, अगला इसमें से किसने अटलांटिक संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को स्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं था? तो जापान को नहीं था, क्योंकि ये सब तो थे ही, अभी जस्ट बताया। अगला 18, इनमें से किस अटलांटिक चार्टर ने जारी किया था? तो रूजवेल्ट ने जो है अटलांटिक चार्टर जारी किया था। अगला जो है राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल जो उद्देश्य था भविष्य में युद्ध को रोकना था। अगला निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी थी? तो विशेष एजेंसी जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जो थी वो विशेष एजेंसी थी। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 जो है इसके सदस्य बन चुके, 193 बन चुके हैं। ठीक है, अगला संयुक्त और 193 जो अगर देश पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो ये शायद अफ्रीकी साइड में सूडान देश जो है शायद वो 193 सदस्यता जो है ग्रहण। आगे चलते हैं, ये सूडान ही होगा जो है सदस्य जो है 193 देश ग्रहण किया। अगला है दक्षिणी सूडान। अगला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धारा है? तो याद रखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है चार्टर में, इसकी 111 धारा है और TRE में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी है? तो सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी है। 5 का नाम मैंने बता दिया था, रेस फ्री से याद कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो काउंसिल जो है इसका मुख्य अंग नहीं है, बाकी जो इसकी सब सभा परिषद सचिवालय इसका मुख्य अंग है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन इजराइल की स्थापना की गई थी? तो फिलिस्तीन की जो है इसके विभाजन के बाद इजराइल की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था थी? तो कौन सी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है विशिष्ट संस्था थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है यानी सचिवालय जो है इसका कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो याद रखिएगा जेनेवा का जो है जेनेवा नहीं होगा, डॉब्स्टन ओक्स जो है डॉब्स्टन ओक्स से सम्मेलन का सफल परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? तो भारत जो है स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से कभी कभार 2 साल के लिए बनता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो 15 होती है। इसमें से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन हो जाएगा? तो स्थायी सदस्य जो है रूस हो जाएगा, क्योंकि रेस फ्री में रूस आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सभा बैठक वर्ष कितनी बार होती है? तो कितनी बार होती है वर्ष में? तो याद रखिएगा 1 बार होता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? तो अस्थायी सदस्य जो है 10 होते हैं, स्थायी रूप से 5 और अस्थायी रूप से 10 होते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का अगर मुख्यालय देखेंगे तो वो पेरिस में हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ हो जाएगा? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य जो अंग है वो काउंसिल नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अटलांटिक चार्टर घोषणा जो है 1941 में की गई थी। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो 1956 में किया गया था इसकी राष्ट्रीयकरण। अगला देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन का परिणाम था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन जो है इजराइल की स्थापना हुआ था? किस राष्ट्र का विभाजन करके? फिलिस्तीन का विभाजन करके इजराइल का जो है निर्माण किया गया। लास्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, अगला जो चैप्टर है इसमें लास्ट चैप्टर हो गया। पहला जो क्वेश्चन है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है? तो इसके गांठ में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु पाए जाते हैं। शाही लीची बिहार के मुख्य तो होता है। शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर में फेमस है और इसको GI टैग भी दिया जा चुका है।
कृषि का आरंभ जो हुआ था, कृषि का आरंभ जो है वो नवपाषाण युग में हुआ है कृषि का आरंभ। और ये 7000 ईसा पूर्व में माना जाता है कि खेती जो है सबसे पहले मेहरगढ़ में किया गया था। कहाँ पे? मेहरगढ़ में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य ये जगह है मेहरगढ़। अगला देखेंगे तो जूते हुए खेत का प्रमाण जो है कहाँ से मिला था? जूते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंग से मिला हुआ है। बिहार में वर्ष में कितने फसल उगाए जाते हैं? तो वर्ष में जो है 4 फसल उगाया जाता है बिहार में, याद रखिए। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? तो बिहार में पहली चीनी मिल सारण जिले में लगाया गया था। भारत में हरित क्रांति की किस दशक में हुई थी? हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में हुआ था। अगला जो है रबी फसल की बुआई होती है। रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर के समय में होता है। खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? खेती की जो शुरुआत है वो दजला फरात घाटी में हुआ था। तो याद रखिए दजला फरात जो बात कर रहा है ये हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर रहा है, ठीक है। अगला जो है केला बिहार के मुख्यतः हुआ था। तो केला बिहार के जो है केला बिहार में मुख्यतः हाजीपुर और नौगछिया में पाया जाता है। इनमें से रेशेदार जो फसल है वो कौन सी फसल हो जाएगा? तो कपास जो है रेशा यानी धागा इससे निकलता है। निम्नलिखित में से अगहनी फसल कौन सी है? तो धान जो है अगहनी फसल है, ठीक है। मेसोपोटामिया में मजदूरों की क्या दिया जाता था? तो मेसोपोटामिया में मजदूरों को जौ दिया जाता था, ठीक है। हड़प्पा में किस स्थल में जलाशय का प्रमाण जो है मिला हुआ है? तो धौलावीरा में जलाशय का प्रमाण मिला है। धौलावीरा में जलाशय का जो है प्रमाण मिला हुआ है। अमेरिका में किस क्षेत्र को विश्व रोटी की टोकरी कहा जाता है? विश्व की रोटी की टोकरी जो है प्रेरी घास के मैदान कहा जाता है। और ये भी याद रखिए प्रेरी घास के जो मैदान है वो अमेरिका में है। सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? तो सामूहिक खेती का प्रचलन जो है भारत में नहीं है। राजकीय कृषि कहाँ होती है? राजकीय कृषि जो है रूस में होती है, राजकीय कृषि। अगला, गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? तो गर्मा फसल की खेती जो है ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के दिन में की जाती है। अगला है निम्नलिखित में से अगहनी फसल कौन सी है? तो अगहनी जो फसल है वो धान की फसल को अगहनी फसल कहा जाता है। एग्रीकल्चर का जो मूल रूप है किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। और एग्रीस जो कल्चर होता है, एग्री मतलब होता है भूमि और कल्चर मतलब होता है जुताई, ठीक है। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ की गई थी? तो चाय खेती किशनगंज में आरंभ किया गया बिहार में, क्योंकि किशनगंज जो जिला है वो जो पश्चिम बंगाल से हटा हुआ है, चूँकि जूट जो है और चाय वगैरह जो असम और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। अगला देखेंगे तो औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा जो है कहा गया? तो बिहार को औपनिवेशिक काल में कहा जाता था। अगला देखेंगे रेशेदार फसल को चुने। रेशेदार जो फसल इसमें से कपास जो हो जाएगा रेशेदार फसल हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे उसके बाद देखेंगे अगहनी फसल जो है कौन सी हो जाएगी? तो इसमें से अगहन जो है तो चावल हो जाएगा। बिहार में गन्ना की खेती के सबसे कम कहाँ होती है? तो बिहार में गन्ना की खेती जो होती है सहरसा या रोहतास में ना के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर गेहूँ वगैरह ज़्यादा होता है। ये हो गया हम लोग का 9th क्लास का NCERT और SCERT दोनों ही साथ में था। इसका कंप्लीट MCQ मैंने आप लोग सभी को करा दिया है। इसमें पहला चैप्टर नहीं बताया गया था क्योंकि पहले चैप्टर को मैंने पिछली क्लास में मैंने करा चुका था। तो दूसरे चैप्टर से लेकर 8वें चैप्टर तक मैंने कंप्लीट आप लोग करा दिया। 10th क्लास का अब आप लोग का बच गया इतिहास का यानी हिस्ट्री का, क्योंकि ज्योग्राफी का तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और MCQ पढ़ाते समय बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट लगता है, किसी तरह का एरर लगता है तो आप कमेंट करके बेधड़क बताएं, क्योंकि बताते समय किसी चीज़ का बोलते समय कोई चीज़ एरर हो जाता है, क्योंकि मैं कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, है ना। तो अगर 500 क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन अगर गलत आते हैं, रॉन्ग अगर बता देता हूं, तो उसको कमेंट करके थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का करेक्शन भी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो जो है बेहतर लग रहा है। कम समय में ज़्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कराने के लिए सोचता हूँ। अगर आधे घंटे में, अब बहुत सारे आप देखते होंगे 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कराया जाता है, और वो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कराना हो तो 10 क्वेश्चन को आराम से आदमी चाहेगा तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें याद करके समझ के उसको लेक्चर देते रहिए। आप पूरे घंटे भर समय ले लीजिए और उस घंटे भर समय में मात्र 10 से 15 क्वेश्चन कराया जाता है। मोस्टली आप देखते होंगे 1 घंटे में 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं कराता मेरे पास में। हम जो है चाहते हैं कि कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ाया जा चुका है और इसमें बताते समय
अब 500 क्वेश्चन में मान के चलिए 2 4 5 क्वेश्चन अगर उसमें से ऑप्शन गलत भी बता दिया, अगर बाई मिस्टेक गलती हो जाती है तो वो ना की बराबर गलती हुई, है ना। उसको आप लोग समझदार है, क्योंकि थ्योरी क्लास को मैं 3 बार पढ़ा चुका हूँ, है ना। ये चौथे बार MCQ हो रहा है, इसमें किसी भी तरह का एरर दिख रही है तो आप बेधड़क उसमें बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट किसी वाले कोई भी देखे तो उनको करेक्शन हो सके। या कभी डाउट लग रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 9905550148, वहाँ पर आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि क्या मेरे से बताने में मिस्टेक हुआ है, ये सच में जो है आपको डाउट लग रहा है। क्योंकि कभी कभार SCERT और NCERT में डाटा अलग देने की वजह से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। ज्योग्राफी में भी जो पिछला जो वीडियो बना हुआ उसमें भी 2 4 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन जो है उसको बाई मिस्टेक गलती से मैंने बता दिया था, है ना। जैसे गैर परंपरागत और परंपरागत जो चीज़ें हैं वो मोस्टली लोगों को पता है, उसमें बताने ना बताने वाली बातें चीज़ें नहीं है। अनवीकरणीय नवीकरणीय बताते समय अगर रॉन्ग ऑप्शन में बता दिएगा या समझाते समय बाई मिस्टेक किसी की गलती हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करेंगे। क्योंकि इसी चीज़ को जैसे 500 क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो 10 वीडियो में लेके आता, 50-50 क्वेश्चन डेली लेके आता, तो आसानी से मैं 50 क्वेश्चन को 1 घंटे में 50 क्वेश्चन भी मैक्सिमम इतना भी कोई नहीं कराता है ना। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन को भी मैं कराऊं तो बहुत डिटेल वे में समझा सकता हूं। उतना डिटेल वे में अभी समय नहीं है, अभी टारगेट के रूप में पढ़ा रहा हूं, इसी वजह से चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। टेस्ट के रूप में इसको देखते चलिए ताकि रिवीजन क्विक रिवीजन होते रहे और समय बचेगा तो एक बार फिर अगेन आप लोगों को थ्योरी पढ़ाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी आप लोगों को पढ़ा दूँ, 1 तारीख से मैं चाह रहा हूँ कि फिर से थ्योरी क्लास शुरू करूँ और उसमें थ्योरी में उस बार चैप्टर को मैं डिटेल से पढ़ाऊँ, लाइन बाय लाइन चीज़ों को जो मेन टॉपिक उसको समझाते चलूँ। वहाँ फिर से आपकी क्लियर हो जाएगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी सारी चीज़ें। साइंस का भी MCQ मैं जल्द लेके आने वाला हूँ, उसको भी कंप्लीट कराता हूँ, है ना। कल आप लोगों का जो 10th क्लास का जो इतिहास का बच जाएगा उसको करा दूँगा। तो चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ तक आया होंगे तो अगर नए बच्चे होंगे तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी तरह का अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बस शेयर कीजिए कि ना यहाँ पर किसी तरह का कॉस्ट लिया जा रहा है, ना किसी तरह की आपकी है। हर चीज़ों को फ्री में अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना हमारे पास समझ है उस चीज़ों को आपके पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको बेहतर लग रहा होगा और यहीं पे वीडियो की एंड करते हैं, फिर किसी दूसरी क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।